अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए लॉयर, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में जो लॉयर्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक जैसी नहीं है। जनरली हम डिस्कस नहीं कर सकते कि एक जैसी ही जिम्मेदारियां हर वकील के ऊपर हैं। तो इसमें बहुत सारे शोबे हैं। लॉ, अगर लॉ नोइंग लॉ मैन है तो उसको मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उनमें जो है कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिनमें उन्होंने सिर्फ केस तैयार करने होते हैं, आर्गू नहीं करने होते। और कुछ वकीला ने केस तैयार करने के बाद सिर्फ आर्गू के लिए वो अपनी प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। कुछ वकीला जो है वो अपनी सिर्फ एडवाइस देते हैं, एडवाइस के अलावा और कुछ काम नहीं करते। तो उसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ओरल आर्गूमेंट्स इन कोर्ट। तो इसमें बताया गया arguing a client's case before a judge or jury in a court of law is the traditional province of the barrister in England। तो इन्होंने इंग्लैंड का हवाला देके बताया कि ट्रेडिशनल प्रोविंस ऑफ ए बैरिस्टर जो है वो ये है कि ऑरल आर्गूमेंट्स जो है कोर्ट के अंदर वो एक बैरिस्टर ने करने हैं। इससे जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है केस को तैयार करने की वो किसी और वकीलों के पास होती हैं, किसी और जो है लॉयर कम्युनिटी के पास होती हैं। लेकिन बहस जो है वो बैरिस्टर ने करनी है। एंड ऑफ एडवोकेट्स इन सम सिविल लॉ जुरिसडिक्शंस, और कुछ एडवोकेट्स हैं जो सिविल लॉ जुरिसडिक्शंस के ऊपर जो है वो बहस करते हैं। हाउएवर द बाउंड्री बिटवीन बैरिस्टर एंड सोलिसिटर्स हैज इवॉल्व्ड इन इंग्लैंड टुडे। द बैरिस्टर मोनोपोली कवर्स ओनली एपलेट कोर्ट। तो इंग्लैंड के बारे में ही बता रहे हैं कि जो आजकल है इंग्लैंड में, तो जो एपलेट कोर्ट की मोनोपोली है वो बैरिस्टर के पास है। एपलेट फोरम पे जहाँ पे भी बहस करने का मौका बनता है तो वहाँ पे बैरिस्टर ही जाते हैं। तो आगे जो है फर्दर जो भी काम है ड्राफ्टिंग के वो जो है वो दूसरे जो है लॉयर्स करते हैं, वो बैरिस्टर नहीं करते। जो केस की तैयारी है वो बैरिस्टर नहीं करते। इसके बाद है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड नंबर पे है वो है रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कोर्ट पेपर। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लॉयर की वो ये है कि ऑफर लॉयर्स ब्रीफ ए कोर्ट इन राइटिंग ऑन द इश्यूज। तो जो भी इश्यूज होते हैं वो ड्राफ्टिंग की शक्ल में आते हैं। इसका मतलब यही है कि रिटन फॉर्म ऑफ इश्यूज। तो इश्यूज को रिटन फॉर्म में देना, तो रिटन फॉर्म में जो है इश्यूज को जज के सामने बताना, ये इसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये भी हमारी सबसे शुरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही है कि हमने क्लाइंट के साथ मामला डिस्कस करने हैं, उसके इशू देखने हैं कि उसको क्या मसले मसाइल हैं, कहाँ पे उसके राइट्स खराब हो रहे हैं, कहाँ पे उसके राइट्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। तो उनको एक रिटन फॉर्म में लेके आना है और उसके ऊपर केस रिसर्च करना है कि इसका वाकई राइट बनता है या नहीं बनता है। इसके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इसके ऊपर ठीक आते भी हैं या हालात वाक़ियात कुछ और कह रहे हैं। इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना भी एक लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसके बाद नंबर थर्ड पे है डिवीजन ऑफ लेबर। तो यूजुअल डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने ये बताया, तो यहाँ पे भी इंग्लैंड का हवाला दिया है जैसा कि ओरल आर्गुमेंट्स में दिया है। तो यहाँ पे भी है इन इंग्लैंड द यूजुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ए सोलिसिटर विल ऑब्टेन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो सोलिसिटर को एक काम सौंपा गया है, तो एक डिवीजन दी गई है कि ये जिम्मेदारी जो है सोलिसिटर के ऊपर होती है कि उसने तमाम केस के जो फैक्ट्स हैं उसने हासिल करने हैं। सोलिसिटर के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लॉयर है जो केस तैयार करता है, उसने
उसके फैक्ट्स को जो है वो तैयार करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस जो है वो प्रिपेयर करने हैं। obtain the facts of the case। तो ये जिम्मेदारी जो है उन्होंने इंग्लैंड लॉ में या इंग्लैंड कंट्री में उन्होंने ये बताया है कि कुछ लेबर्स जो है वो सोलिसिटर के ऊपर डाली हुई है और कुछ जो है बैरिस्टर के ऊपर है, जहाँ पे आर्गूमेंट्स करने हैं वो बैरिस्टर के ऊपर है। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सोलिसिटर के ऊपर डाली है कि उसने केस के जो है फैक्ट्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं और उसको जो है रिटर्न फॉर्म में बना के एक बैरिस्टर को देने हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी जो तीसरे नंबर की जो है ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आप अपने किसी भी कुलीग को भी दे सकते हैं, अपने एसोसिएट्स को देते हैं कि ये काम जो है आपने इसमें फैक्ट्स तलाश करके बताने हैं। इसके बाद है एडवोकेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग। नंबर 4 पे है एडवोकेसी Advocacy and administrative hearings. In most developed countries, the legislature has generated original jurisdiction over highly technical matters to executive branch administrative agencies which oversees such things. As a result, some lawyers have become specialists in administrative law. तो उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो है कुछ टेक्निकलिटीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निकलिटीज़ के लिए हमें लॉयर्स की खिदमात हासिल करनी पड़ती हैं। उनसे ही हमें पूछना पड़ता है क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं और किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस जो है बना के देने हैं। तो ये भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छे से अच्छी रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में पुरसकून माहौल के अंदर जो है लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारें। उसके लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रूल्स चाहिए कि किस तरह के रूल्स चलाने हैं। उसके लिए भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको अच्छे से अच्छे कानून बना के बताएं कि ये इस तरह के कानून जो है आप लोगों ने लागू करने हैं। और ये भी स्पेशलिस्टी जो है ये वकला के पास ही होती है, लॉयर्स कम्युनिटी के पास ही होती है कि उन्होंने देखना है मुख्तलिफ नज़रियात को सामने रख के नए से नया और अच्छे से अच्छा कानून जो है बना के देना है। इसके बाद है नंबर 5 पे क्लाइंट इनटेक एंड काउंसलिंग। तो नंबर 5 पे है क्लाइंट को के साथ जो है रिलेशन कायम करना और उसको काउंसलिंग करनी, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए लॉयर्स जॉब इज डेवलपिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट। तो क्लाइंट के साथ जो है एक रिलेशनशिप जो है मैनेज करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। एक लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि उसने एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के साथ बनाना है ताकि उससे तमाम तर चीज़ें पूछ सके जिससे उसको लगे कि इसका केस बनता है या नहीं बनता है। उसके हर चीज़ को जो है उसको पहले दिमाग में लेना है और उससे एक एक चीज़ पूछनी है और उसके बाद ही आपने उसका केस तैयार करना है। तो इस पर क्लाइंट के साथ जितनी नेगोशिएशन अच्छी होती है, जितना हम उसके साथ जो है घुल मिल के बात करते हैं, उसको जो है बताते हैं कि ये कानून है और इस तरह जो है आपको जो है हेल्पफुल है। तो इसमें उन्होंने बताया if the lawyers work in house for a government or corporation, the client lawyer relationship is explained in 6 steps। तो इसको उन्होंने 6 स्टेप में एक्सप्लेन किया है कि हमने कैसे जो है काउंसलिंग करनी है, कैसे जो है उसको दिमाग में लेना है। तो उसमें पहला स्टेप है फर्स्ट रिलेशनशिप बिगेन विद टेक इंटरव्यू वेयर लॉयर्स गेट टू नो विद द क्लाइंट पर्सनली। तो सबसे पहले उससे पूछना है
पर्सनली तौर पे कि आप क्या करते हैं, क्या किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, उसको पर्सनली तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। ये बंदा किस नेचर का है और किस तरह की इसकी मुश्किलात हैं जो ये फेस कर रहा है, उसका केस हमने किस तरीके से हैंडल करना है। इसके बाद सेकेंडली स्टेप है डिस्कवरिंग द फैक्ट्स ऑफ द क्लाइंट केस, क्लाइंट के जो केस की फैक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करना है। थर्डली है इज क्लियरिफाइंग व्हाट द क्लाइंट वांट्स टू अकम्प्लिश, जो है ये क्लियर करना है कि क्लाइंट जो है क्या चीज़ करना चाहता है और किस तरह जो है अपना केस को, उसका केस में किस तरह उसका राइट जो है वो बनता है, उसको जो है मुकम्मल करना है। तो इसके बाद फोर्थ स्टेप है इज वेयर द लॉयर शेप द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस एज टू व्हाट एक्चुअली कैन बी अकम्प्लिश। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को देखना है कि वो क्या चाहता है, उसको वो क्या मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसका कितना हेल्पफुल हो सकता हूँ। ये चीज़ें अगर उसको एक्सपेक्टेशंस है तो उसे पूछनी है कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। सेकंड टू लास्ट स्टेप है बिगिंस डेवलप वेरियस क्लेम्स और डिफेंसेस। तो डेवलप करने हैं उसके क्लेम्स और डिफेंसेस। अगर वो क्लेम में आया है, राइट लेने आया है, तो उसके क्लेम को डेवलप करना है कि वाकई इसका बनता है या नहीं बनता है। अगर वो डिफेंस साइड से आया है कि हाँ जी मुझसे वो बंदा मेरी ज़मीन मांग रहा है और ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके डिफेंसेस तैयार करने हैं कि उसके क्या डिफेंसेस बनते हैं जिसकी वजह से वो जो है अपनी ज़मीन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो लास्टली है द लॉयर्स एक्सप्लेन हर फीस टू द क्लाइंट। तो आखिरी जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि हमने अपनी फ़ीस भी बतानी होती है, उसके साथ डिस्कस करनी है कि हमारी इतनी फ़ीस है। तो इसके बाद नंबर 6 पे है लीगल एडवाइस। ये भी हमारी जिम्मेदारी में है। So legal advice is the application of abstract principles of law to the concrete facts of the client's case in order to advise the client about what they should do next. तो मोस्टली तौर पे एडवाइस जो है हमसे बहुत सारी कंपनियां भी लेती हैं, बैंक्स भी लेते हैं कि इसके ऊपर एडवाइस दें और उसी के ऊपर ही हमारी फीस बनती है कि उनको एक अच्छी एडवाइस चाहिए होती है एक लॉयर से। तो वो मोस्टली तौर पे वो भेजते हैं, फैक्ट्स भेजते हैं कि इसके ऊपर हमें एडवाइस चाहिए और उसके ऊपर ही फीसेस भी मिलती हैं। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल एडवाइस देनी है, कानून के बारे में आगाह करके उनको बताना है। वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन को चला रहे होते हैं, बहुत बड़े बिजनेस को चला रहे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को चला रहे होते हैं। तो लीगल एडवाइस एक अच्छी तैयार करना, बना के देना भी एक लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो इसके बाद है प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि उसने एक अच्छी प्रोटेक्ट करके देनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्शन के लिए बतानी है लॉज रूल्स, और ये चीज़ें भी उसकी जिम्मेदारी में है कि किसी की प्रॉपर्टी जो है वो कहीं जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने वकील के ऊपर डाली है, लॉयर कम्युनिटी के ऊपर डाली है। नेगोशिएटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। आपको मुख्तलिफ कंपनियां जब अपनी फर्म में हायर करेंगी तो सबसे मेन चीज़ उन्होंने यही आपसे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करवाने हैं कि आपने हमने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना भी एक लॉयर की जिम्मेदारी में आता है। उन्होंने आप लोगों में से ही हायर करना है और उससे के ऊपर ये जिम्मेदारी करनी है कि हम जी फर्दर अपनी जो है कॉर्पोरेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ मजीद जो है शोबे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमने फर्दर एग्रीमेंट्स, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हमने करने हैं। तो ये भी जिम्मेदारी जो है लॉयर पे आती है। इसके बाद है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, लीगली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, जैसे कि विल की तैयार की जाती है, जैसे कि सेल डीड होती है, एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। तो ये एक कन्विंसिंग है, ये भी तैयार करना और अच्छे तरीके से तैयार करना भी लॉयर की जिम्मेदारियों में से ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। कि एक बंदा अनपढ़ आता है हमारे पास और कहता है मैंने एक अपनी सारी ज़िंदगी में एक घर लिया है और ये मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहता हूँ, लीगली तौर पे इसका मालिक बनना चाहता हूँ, तो हम उसको गलत से उल्टा सीधा बना के दे दें जाएंगी तो और कुछ अर्से बाद वो किसी और के पास और पता चले कि यार ये किसने की है डॉक्यूमेंट कन्वेंशन, ये ठीक तरीके से नहीं हुई है। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी में है कि उस अनपढ़ की मदद करनी है, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से ड्राफ्ट तैयार करके देना है अपनी कन्वेंशन
याद करके देनी है कि ये जी ये ले सेल डीड और आपका घर जो है सारी ज़िंदगी के लिए आपके नाम। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे।